नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और एक तरह से पोस्ट पोल एंड पोस्ट एग्जिट पोल जो सिनेरियो है उस पर चर्चा करेंगे। क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और पहली बार ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहे हैं जब उसका हिस्सा लद्दाख नहीं है, 370 खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर खुद फुल स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे में यहाँ के नतीजे पूरे देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के हवाले से तो प्रभावित करेंगे ही, इंडिया गठबंधन के लिए भी इसका मैसेज होगा और उसका भी राजनीतिक असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। तो इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है कि वहां क्या चीजें बन रही हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर किस तरह की संभावनाएं अब जब एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं। और हमने भी हमारे जो विशेष जो अतिथि इसमें रहते हैं मनु श्रीवास्तव जी, उनका भी एक असेसमेंट आपके सामने आ चुका है और वो काफी हद तक जो एग्जिट पोल्स हैं वो उस दायरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस सब पर बात करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान है उसमें मनु श्रीवास्तव जी तो हैं ही, साथ में राजनीतिक विश्लेषक निगम गुप्ता जी भी हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं। फिलहाल इस समय जम्मू में नहीं है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें बिटवीन द लाइंस भी पढ़ते रहते हैं। तो बातचीत की शुरुआत में मनु जी से करूंगा। मनु जी, जो एग्जिट पोल्स आए हैं मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। मेजर एग्जिट पोल्स, इंडिया टुडे एंड सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को 27 से 32 सीटें दे रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर्स पार्टी, इनको 40 से 48 और पीडीपी को 6 से 12। अदर्स, जिसमें इंजीनियर राशिद शामिल हैं, जिसमें अपनी पार्टी शामिल है, जिसमें सज्जाद लोन शामिल हैं, जिसमें जमाते इस्लामी वाले निर्दलीय भी शामिल हैं, उनको 6 से 11। और भास्कर अखबार ने भी एक पोल दिया अपने रिपोर्टर्स के हवाले से, उसका कहना है कि बीजेपी को 20 से 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 35 से 40, पीडीपी को 4 से 7 और अन्य पार्टियां जो मैंने आपको बताया था और निर्दलीय समेत 12 से 16। पीपुल्स पल्स 23 से 27 बीजेपी को दे रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 46 से 50। और ये ऐसा एग्जिट पोल है जो क्लियर मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को दे रहा है। पीडीपी को 7 से 11 और अदर्स को 4 से 6। गुलिस्तान न्यूज, ये जम्मू की एजेंसी है, जम्मू का न्यूज चैनल है, अखबार है, इन लोगों का कहना है कि बीजेपी को 28 से 30 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 31 से 36, पीडीपी को 5 से 7 और अदर्स को 8 से 16। एक्सेस माई इंडिया दरअसल बहुत चर्चा में रहा। प्रदीप गुप्ता का ये की एजेंसी है और जिसकी आम चुनाव में जो इनका एग्जिट पोल था बिल्कुल औंधे मुंह गिरा था। इन्होंने 414 सीटें एनडीए के लिए प्रिडिक्ट की थी हमने एग्जिट पोल में। तो खैर वो तो बात गई वाला मामला हो गया। अब जो ये कह रहे हैं, इनका कहना है बीजेपी को 29 सीटें आएंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 40, पीडीपी को 5, अदर्स को 16। तो ये कुल मिलाकर के सिनेरियो है एग्जिट पोल्स का। अगर इनको एवरेज करें तो एवरेज में बीजेपी को 26, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 43, पीडीपी को 8 और अदर्स को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दरअसल मनु जी, इन नतीजों के आपने जो कहा था, आपका कहना था कि 28 से 32-33 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को आएंगी, 33 मैक्सिमम, आप जहां तक मुझे याद पड़ता है 33 सीटें आप कह रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कह रहे थे कि 28 से 33 सीटें। और 28 सीटें दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपके हिसाब से लकी नंबर है, क्योंकि 2002 में भी 28 सीटें आई थी
और 2008 में भी 28 सीटें आई थी। तो इस सब को लेकर के इस दौरान एक चर्चा और शुरू हुई, जो पहले भी कुछ लोगों ने उसकी चर्चा की थी। आज यहाँ कलकत्ता के अखबार टेलीग्राफ में वो खबर छपी है, जिसमें ये आशंका जताई गई है कि जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होने वाले हैं असेंबली में, उनका खेल मनोज सिन्हा कर सकते हैं, जो वहां के उपराज्यपाल हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए कुछ कर सकती है। पहली टिप्पणी आपकी चाहिए इस सब पर। जी धन्यवाद तिवारी जी। आपके मंच से, अनब्रेकिंग के मंच से जो हम लोग चर्चा करते रहे महीने भर से, वो कमोवेश वो सही हमारा आकलन जा रहा है। 32 से 35 मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा था और 10 से 12 कांग्रेस। बड़े सारे लोग जी बड़े सारे लोग पीडीपी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि पीडीपी 6 से 8 और कम बड़ा ज्यादा होगा तो 10 तक पहुंच सकती है, और लगभग वही नजर आ रहा है। जो इंजीनियर राशिद और निर्दलियों को लेके एक बड़ा हवा खड़ा किया गया था, मैं एग्जिट पोल के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें साफ दिखता है कि कुछ ज्यादा इंजीनियर राशिद को मिलने वाला नहीं है। हमने भी शुरू से कहा था कि 1 से 2 सीटों पे इंजीनियर राशिद का कुछ असर दिख रहा है। वो कितना परिणामों में परिवर्तित होता है, ये 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो एग्जिट पोल जो 4-5 एजेंसीज ने किए हैं वो लगभग बराबर ही हो रहे हैं। जो 28 वाली बात आपने बोली, वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, जो हम 3 पिछले चुनाव देखते हैं तो 28 का आंकड़ा बड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा। पीडीपी को 28 सीटें आई थी। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना इस बार कि 28 का आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रॉस कर पाती है या नहीं पाती, क्योंकि ये अब पूरी तरह तय हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक लहर थी कश्मीर घाटी में, और उसने लगभग हर सीट पे अपना असर डाला है। और जो कांग्रेस को भी जो 4-5 सीटें कश्मीर घाटी से मिल रही हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से मिल रही हैं, जो गठबंधन हुआ है। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ जाके रुकती है। अगर हम कुल सीटों की बात करें, जो आपने 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनको लेके कुछ साफ नहीं है। मेरी 2-3 कानूनविदों से भी बात हुई, वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि वो कुछ साफ नहीं है जो नया उसमें प्रावधान रखा गया है। इतना जरूर है कि 2 महिलाएं होंगी, 2 पीओके और वेस्ट पाकिस्तानी। तो मनोज जी पहले से थी, जब 87 लेकिन तब थी, और अब जो है वो 2 महिलाएं हैं। इसके अलावा 2 प्रतिनिधि कश्मीरी पंडितों के, जिसमें से एक महिला होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां के जो विस्थापित हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा कंफ्यूजन है उसे लेके, और अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं की गई है सरकार की तरफ से भी। हालांकि उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, सबने अपनी अपनी लेवल पे अपनी आशंका जाहिर की है कि उन 5 को बीजेपी के फेवर में नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन जो अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था 22 से 23, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक बीजेपी पहुंच सकती है, तो उन 5 का कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस स्थिति में। हाँ, अगर त्रिशंकु स्थिति होती, बड़ा नेक टू नेक सारा परिणाम होता, तो शायद वो 5 किसी पक्ष के काम आ सके। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि स्पष्ट जनादेश है। जो अभी तक एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं हमारे सामने, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रहेगी, और अगली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बनने जा रही है। हालांकि पीडीपी ने आज बाकायदा बताया भी है कि हम कांग्रेस एनसी सरकार को अपना समर्थन देंगे। अब वो समर्थन बाहर से देते हैं या सरकार में शामिल होकर देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और एक निर्दलीय वाली बात जो मैंने आपके मंच से भी कही थी कि कश्मीर घाटी का मैं इतना श्योरिटी से नहीं कह सकता कि कितने निर्दलीय हैं, लेकिन जम्मू क्षेत्र से, जम्मू खित्ते से 3 से 4 निर्दलीय जीत रहे हैं, और वो अगली सरकार में एक अहम रोल निभाएंगे। जी, इसमें एक तो गुलाबगढ़ का नाम अपन लोग चर्चा कर रहे थे। जी, गुलाबगढ़, इंद्रवाल, कटरा वैष्णो देवी और छम, ये 4 सीटें। जी,
छम तो से छम में तो पुराने कांग्रेसी सतीश शर्मा की बात आप कर रहे हैं। जी छम जी, से वहाँ ताराचंद चुनाव लड़ रहे हैं, जो उमर सरकार में डिप्टी सीएम थे। जी वो सीट फंसी हुई है उनके लिए, कोई वो आसान नहीं होगा। हालांकि जो सर्वेज आए हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भी संकेत दिए गए हैं कि सतीश शर्मा के पक्ष में परिणाम हो सकता है। इसी तरह से कटरा वैष्णो देवी, उसे लेकर भी हमने काफ़ी लंबी चर्चाएं की हैं। और इंद्रवाल और गुलाबगढ़, ये 4 सीटें हैं जहां से निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो जीत की ओर अग्रसर हैं। जी, तो इसमें दो तो पूर्व कांग्रेसी हैं, अगर मान लीजिए देखा जाए तो छम से और कटरा से तिवारी जी, दो नहीं, तीनों ही। 3 हुई, इंदरवाल भी, हाँ, इंद्रवाल भी, जुगल किशोर कटरा, जुगल किशोर कटरा वैष्णो कटरा देवी, से, और ये जो सतीश शर्मा। सतीश शर्मा। तो जी लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये अपनी भूमिका, लेकिन इनकी भूमिका अवश्य रहेगी अगली सरकार में। जी, जी। और निगम जी, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को, इन नंबर्स को, और आने वाले दिनों में 8 तारीख को जब नतीजे आने वाले हैं, वो नतीजे क्या इनके करीब होंगे, और उसके बाद की जो गुणागणित है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो महानुभावों ने के बीच में एक आपने बहुत ही कम तजुर्बेकार आदमी को बिठा दिया है। मेरे हिसाब से लोग सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि अब नतीजों का क्या होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि अब मतदाताओं के हश्र का क्या होगा, कि जिनको उन्होंने वोट किया, कहीं अगर जोड़ तोड़ की राजनीति होती है तो जिनको वो वोट कर रहे हैं, क्या वो किसी एंटी रिजीम के साथ तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, पहला सवाल तो ये है कि आपको पहला, जोड़ तोड़ की गुंजाइश दिखाई दे रही है, पहले बात तो ये है। देखिए ऐसा है, जो एंटी डिफेक्शन है वो आजकल बहुत एक्टिव है हर जगह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी स्टेट की, अगर मैं बात करूं, ये तीनों पार्टियां जो एक दूसरे पे बहुत इल्जाम और बहुत छीटाकछी करके आगे आई हैं, ये तीनों की तीनों पार्टियां पास्ट में एक दूसरे के सपोर्टर रह चुके हैं, जिसे हम कहते हैं कि गठबंधन सरकार में रह चुके हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। फिर हम बात करते हैं जो हमारे लोग, जैसे आप जिक्र कर रहे थे सतीश शर्मा जी का, इंद्रवाल और गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का, या और भी कोई अगर आजाद उम्मीदवार आगे आता है, तो इस बार मुझे लग रहा है ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली है, इसमें कहीं ना कहीं ये जोड़ तोड़ की गुंजाइश बनेगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पे जाया जाए तो आप टॉप एवरेज भी आप गिन रहे हैं, बट टॉप और बॉटम में बहुत डिफरेंस आ रहा है। जैसे कहीं मैं आपका देख रहा था, आज तक का अगर मैं रिव्यू देखूं, वो 35 से 40 तो 5 का डिफरेंस, 40 से 48 बहुत बड़ा डिफरेंस वो लेके आगे चल रहे हैं। बट अगर बॉटम लाइन पे 40 पे आ जाते हैं, 46 का आंकड़ा अचीव करने के लिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कलकत्ता का एक अखबार का रेफरेंस देके, कि वो जो है जो 5 लोग नॉमिनेटेड होंगे, अगर थोड़ा सा लेटेस्ट शायद आप नहीं सुन पाए, आज उमर अब्दुल्ला जी ने बयान भी दिया है कि एलजी को कोई हक नहीं है कि 5 नॉमिनेटेड एमएलए को लाके बिठाए। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस गणित के साथ ये बात की, क्या लीगली वो अपने आप में राइट है, गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट इससे पहले 2 थे, अब 5 कर दिए गए। क्या कहीं सरकार की मंशा पे भी हमें, मैं शक तो नहीं बोलूंगा कि मंशा क्या है कि 5 कौन से कैंडिडेट चुनने हैं, और वो राइट सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब के पास क्यों दिया गया है? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, एक राज्य आज यूटी है, और जो हमारी यूटी, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, वहां तो मेजर प्लेयर जिसे हम कहते हैं किंग मेकर तो एलजी साहब ही हैं। तो कहीं यहाँ भी ये सब नहीं हो जाए, ये एक शक कहीं ना कहीं हमारे मन में उठ रहा है। तो बाकी आगे जैसे जैसे चर्चा बढ़ेगी हम देखेंगे, बट अभी के लिए मैं ये बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ होना है। जोड़ तोड़ के इल्जाम इलेक्शन में भी लगे, ये भी बोला गया ये उसकी बी टीम है, ये उसकी बी टीम है। ये सब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा सा आंकड़ा 46 का आंकड़ा है जो फुल मेजॉरिटी का है, मेरे मनु जी ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं मुझे, 90 टोटल सीटें जिसमें से 46 इंपॉर्टेंट है। 46 का आंकड़ा है जी। अब 46 देखा जाए तो अगर बॉटम लाइन पे आते हैं 46 पे, तो पीपल पल्स एक दे रही है उनको, इसके अलावा तो कोई और एग्जिट पोल तो दे नहीं रहा। और पीपल पल्स कितना सटीक है ये मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, बट अगर 40 आते हैं तो वो 5 का रोल बहुत अहम हो जाएगा अगर एनसी अगर कांग्रेस अगर हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर 5 को जोड़ लें तो 95 की स्ट्रेंथ हो जाएगी, और 95 की स्ट्रेंथ में 46 चाहिए होंगे। 46 नहीं,
फिर आपको चाहिए होंगे नहीं, हाँ 46 48 नहीं 48 चाहिए होंगे, 48 चाहिए 48 होंगे। अब लेकिन जैसा मनु जी कह रहे थे और जैसा महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। अब आप यह अगर मिनिमम भी मान लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 40 सीटें मिलती हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि पीडीपी वैली में बेहतर करेगी, और पीडीपी बेहतर करेगी अगर वो 8 सीटें लेके आती है तो 40-8 48 हो जाता है। तो फिर वहां पर जो गेम है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में आ जाता है। मनु जी। जी जी, मैं थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहूँगा। अगर हम 90 की लेते हैं, नंबर लेते हैं, तो 46 चाहिए। अगर जी 95 करते हो 48। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदवार थे, उनकी डेथ हो अपने गई। जो जी उनकी डेथ हो गई है, उस हिसाब से मुझे नहीं, अब उनकी डेथ हुई इलेक्शन के बाद हुई है दरअसल, नहीं, और उसमें क्या है, अगर वो जीतेंगे तो सीट खाली होगी, बिल्कुल अगर वो बिल्कुल जीतेंगे नहीं तो सीट हाँ, खाली नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो जीतते हैं वो सीट, तो जी 45, फिर हमें 45 नंबर लेके चलना पड़े, 45 और 47। जी 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 जी, मैं ये ऐड करना चाहता था। जी जी तो बाकी निर्दलियों की भूमिका रहेगी कश्मीर से भी। नहीं, जो बात निगम जी कह रहे हैं और जो ये आंकड़े और महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश बनती है कि वो अपनी सरकार, और जैसा उन्होंने इलेक्शन के दौरान क्लेम किया कि पहला हिंदू मुख्यमंत्री देने वाले हैं वो, तो क्या वो स्थितियां बन पाएंगी? देखिए, निगम जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जब तक परिणाम सामने नहीं आते, जी बड़े सारे संशय बने रहेंगे। खास करके जिस ढंग से निर्दलीय बड़े सारे मैदान में है, कोई थोड़े मार्जिन से भी जीत सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो जम्मू कश्मीर में अपना सीएम बनाए, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत भी की, काफ़ी जोड़ जी तोड़ भी किए, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है। पहले अल्ताफ बुखारी की पार्टी बनाई गई, अपनी पार्टी। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के को भी काफ़ी मदद की गई, गुलाम नबी आज़ाद तक को लाया गया। तो जी उस हिसाब से अगर हम देखें तो और अब बीजेपी का इंजीनियर राशिद भी आ गए। अब इंजीनियर राशिद भी आ गए, बड़े सारे इंडिपेंडेंट भी आ गए। तो जी बीजेपी जरूर कोशिश करेगी, आखिरी आखिरी दम तक ये कोशिश करेगी कि वो गेम से बाहर ना हो, खेल से बाहर ना हो, और अपना क्लेम जरूर करे। लेकिन देखना सारा ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नंबर पे रुकती है जाके। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 से 35 तक पहुंचती है तो चीज़ें काफ़ी अलग हो जाएंगी। और पीडीपी पीडीपी को हमें काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि पीडीपी 8-10 के बीच रहने वाली है। तो अगर ये दोनों पार्टियां अच्छा करती हैं परफॉर्म, और कांग्रेस 10 से 12 रहती है, तो फिर बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सरकार बनाना। और आसान नहीं होगा। जो हिंदू सीएम की बात की बीजेपी ने, वो तो बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस मौके पे कश्मीर से कोई बहुत ज़्यादा उनको मदद मिलने वाली नहीं है। क्योंकि इस चुनाव में भी हमने देखा कि जो बी टीम का, जैसे निगम जी ने जिक्र किया कि बी टीम का जो एक नारा सा चल पड़ा, एक आवाज़ चल पड़ी, वो ज़मीन तक गई। और वही सबसे बड़ा कारण बना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा समर्थन मिला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर जगह उसकी लहर देखने को मिली। क्योंकि नेशनल जी कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे ये मैसेज दे दिया कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं बनने वाली है, ना है। जी जबकि पीडीपी को लेके जो 2014 की सरकार थी, उसे लेके शिकायतें थी। अपनी पार्टी पूरा चुनाव में हमें नजर नहीं आई, जबकि ये कुछ एक बार, अगर मैं गलत हूं तो निगम जी मुझे दुरुस्त करेंगे, 1 साल पहले तक अल्ताफ बुखारी और उनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बनने की तैयारी में थी। और हर दिन अखबारों में, चैनल्स में अल्ताफ बुखारी और उनकी पार्टी के लोग नजर आते थे। लेकिन वो इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो एक सीट पे भी, खुद भी जो अल्ताफ बुखारी लड़ रहे हैं, वो भी शायद मुश्किल में है। इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे पुराना जमाना था पीपल्स कॉन्फ्रेंस का,
कि कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा क्षेत्र में वो कुछ सीटों पे असर रखती है, वैसा ही इस बार भी देखने को मिला। उनके कुछ लोग चुनाव भी नहीं लड़े। टनमर्ग से उनके एमएलए थे जो पिछले पहले पीडीपी में थे, वो इस बार चुनाव नहीं लड़े। तो इस तरह से इसी तरह से हम देखने में आया कि कुछ लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, और इवन बीजेपी खुद 19 सीटों पर लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि घाटी से कहीं एक भी सीट पे बीजेपी जीतेगी। तो ये सारी और इस जो ये सारी सिचुएशन जो बनी है, इस पे मुझे नहीं लगता कि कश्मीर घाटी से कोई बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की स्थिति में है। जी, तो अगर कश्मीर घाटी से बीजेपी के साथ कोई हाथ मिलाने की स्थिति में नहीं है, इसका मतलब 47 सीट जो हैं वो पूरी तरह से बीजेपी की रीच से बाहर हो गई। उनको अगर सरकार बनानी है तो सारा खेल 43 में करना है, और 43 में कांग्रेस भी है, 43 में पीडीपी भी है, 43 में एनसी भी है। एनसी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं जम्मू में कि साहब वो जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में निगम जी आपके पास आऊंगा, जो आप कह रहे थे कि बीजेपी के लिए या जोड़ तोड़ जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये कि बीजेपी के लिए गुंजाइश बन रही है। तो मैं समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे कि वो गुंजाइश 43 सीटों में कैसे बनेगी। देखिए, ऐसा है, अभी बात जैसे आगे बढ़ी, मेरे दिमाग में एक चीज और आई है जी, जिसे हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बड़ा खुल के बोलता नहीं, बट आज मेरा दिल कर रहा है मैं बोलूं, क्योंकि मैं भी एक मतदाता हूँ। जी, ये जो हमारे नेता लोग हैं, राजनेता लोग जिन्हें हम बोलते हैं, ये बहुत चतुर और कभी कभी धोखेबाज हो जाते हैं। लोगों से वोट एक वादा करके मांगा जाता है और बाद में उस पार्टी के साथ मिल जाते हैं जो उस वादे के हमेशा शुरू से खिलाफ रही। जी, इसमें एक क्लैरिटी थोड़ी सी मैं और बताना चाहूंगा। अगर हम पास्ट को देखें तो किंग मेकर जो थे पॉलिटिक्स के जम्मू कश्मीर में, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को बोला जाता था, जी, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीडीपी। इस बार भी अगर पीडीपी, जैसे मन्नू जी बता रहे हैं, 8 से 10 सीटें भी अगर ले जाती है, तो मेकर जो है वो नहीं तो निर्दलीय। महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, उस गठबंधन को। इनकी कथनी और करनी पे यकीन तब तक नहीं होता जब तक ये लिख के ना दे। जी, क्योंकि किंग मेकर मैंने क्यों बोला, जब एक जमाना था जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। नहीं 2002 में तो हमने, मनु जी ने, सबने बहुत करीब से देखा, और मैं तो उस होटल में ठहरा आप हुआ जम्मू था में जहां रहे ये हैं, सब कहानी चल रही थी श्रीनगर में। और तो कहीं उस समय तो किंग मेकर किंग ही बन गए थे। बिल्कुल, वो जब किंग बने थे, कहीं ना कहीं वो भीड़ में एक बच्चा छोटा नीचे देख रहा होता, वो मैं भी था। मैं और वो तीसरे नंबर की पार्टी थी उस समय, वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। नंबर 1 जी नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें, नंबर 2 जी। कांग्रेस 20 सीटें, और 16 सीटें थी पीडीपी की, जो सिर्फ कश्मीर से ही थी, इसके अलावा किसी खित्ते से नहीं थी, ना और दूसरी लद्दाख से थी ना जम्मू से थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगा कि हमेशा दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई के कहीं ना कहीं समीकरण बन जाते हैं। जी, आज आके जिस नाम से वोट मांगे जाते हैं, मैंने धोखेबाज और चतुर बोला, एक वर्ड यूज किया जो हालांकि डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए, वो किस संदर्भ में बोला वो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। जी, जी, खेला क्या होता है कि आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। खेला ये है कि आज की डेट में वोट मांगा जाता है जनता के सेवक बन के, और बाद में लड़ाई होती है जहाँ फाइनल डिसीजन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री और अपनी जो जिसे बोला जाता है फेवरेट डिपार्टमेंट लेने के चक्कर में होते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, जनता को भी आप सोचना पड़ेगा बड़े अच्छे दिमाग से और खुले दिमाग से कि हम किसके साथ जाएं। हम ये नहीं है हम हिंदू सीएम दे देंगे तो हम बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी होगी। क्या हम एपीजे अबुल कलाम को आज हमें भूलना नहीं चाहिए? उनकी जात कभी किसी ने नहीं उसके ऊपर उंगली उठाई। मैं ये नहीं है कि मैं हिंदुओं के खिलाफ जाऊंगा, ऐसा नहीं, मेरे हिंदू होने पे शक भी नहीं होना चाहिए, मैं शुरू से हिंदू, मन्नू जी जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, इस तरह के वादे करके जब आप आते हो तो कहीं आप ही सपोर्ट करके किसी और को सीएम बना दो। जैसे आपने बोला थर्ड पार्टी थी उसका सीएम, तो आज भी किंग मेकर हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं पलटा कब कौन सी बाजी पलट जाए इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि आम के पेड़ पे अमूमन आम ही लगते हैं। तो मुफ्ती साहब की बेटी है महबूबा जी, अब उनकी बेटी भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने इस इलेक्शन में। तो मेरे हिसाब से सत्ता में आने के बाद अपने फायदे के लिए कौन किसको इस्तेमाल करता है, शुरू शुरू में मैंने बोला नतीजे नहीं, ये जनता का हशर क्या होना इसका इंतजार है हमें 8 तारीख को।
तो मेरा ये मानना है, जनता का हश्र जो है वो क्या होने जा रहा है वो हमें 8 तारीख को पता चलेगा। 8 को भी नहीं, 9-10 तक पिक्चर क्लियर हो पाए। नहीं, 8 को ही पता चल जाएगा क्या चीजें, नंबर्स तो पता चल जाएंगे, उसके बाद क्या मैन्यूवरिंग होगी, क्या खेल होंगे, वो बाद में चलते रहेंगे। मनु जी, जैसा निगम जी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिशियंस, जैसे मान लीजिए महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा की बात खासतौर पे हो रही है, क्या पॉलिटिशियंस तुरंत का फायदा देखते हैं या लॉन्ग टर्म की अपनी राजनीति का भी अंदाजा लगाएंगे कि इस समय जो कुछ है वो फायदा उठा लें और उसके बाद फिर जो नुकसान होगा उसका कोई अनुमान नहीं उनको रहता है क्या? जैसे जो हम लोग बात कर रहे थे कि महबूबा मुफ्ती 2 बार सरकार उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाई, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने और फिर महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जो महबूबा मुफ्ती का हश्र हुआ सब लोगों ने देखा। और मैं तो उन चुनावों को वैली में इस तरह से देखता हूं कि जो लोग भी, उमर अब्दुल्ला की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिविजुअली रहे थे, उमर साहब केंद्र में मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य राज्य मंत्री रहे, विदेश राज्य मंत्री रहे, और महबूबा मुफ्ती खुद चीफ मिनिस्टर रही भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइंट सरकार में। दोनों लोग बुरी तरह से हारे, बुरी तरह से, और उन्हीं की पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के दूसरी जगहों पर 2 लोग वो जीते और अच्छी तरह से जीते, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल छवि अलग तरह की थी दोनों लोगों की। जो श्रीनगर से जो है, आप देख ही रहे हैं कि अभी जो मामला हुआ ये हसन नसरुल्लाह वाला, उसमें उन्होंने खुल करके हसन नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि ही नहीं दी, अपनी सारी सभाएं स्थगित कर दी कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। मैं बात कर रहा हूं श्रीनगर के सांसद की। और देखिए उसका दबाव क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती को भी वही सब करना पड़ा। उन्होंने भी कहा कि भाई हम अपना आज का कार्यक्रम सब स्थगित करते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है इस तरह का खेल संभव है? अगर है तो वाकई बहुत दिलचस्प मामला होगा। देखिए, मैं निगम जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ। राजनीति में संभावनाओं का खेल खुला रहता है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जाए। और इस पे हमने चर्चा भी की थी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। और मैंने बोला था कि चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या स्थिति बनती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ही सरकार बना दे जी। बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं। यहाँ तक भी है कि कुछ हलकों में ये बात भी हुई है कि स्टेटहुड जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, दोनों खित्तों में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, तो ये भी संभव है। ये भी बड़े लोग इसमें भी अपनी राय दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की बार्गेनिंग हो कि स्टेटहुड दे दिया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई समझौता हो इस तरह का बीजेपी के साथ बन जाए कि हम स्टेटहुड देने को तैयार हैं, बशर्ते मतलब कांग्रेस को बाहर रखने का पूरा, उसके लिए जो कुछ करना होगा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और क्योंकि उसकी चुनौती देश की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, उसके लिए जो चुनौती बड़ी खड़ी है इस समय वो कांग्रेस है और राहुल गांधी। बिल्कुल। और मोर हमने पूरा पिछले 5-7-10 सालों की जो राजनीति देश में देखी है, कब किसके साथ सरकार बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई विचारधारा की बात नहीं रह गई है, कोई बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स नहीं रह गई है। जैसे महाराष्ट्र में खेल हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ। तो ये इस पे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग और निगम जी जैसे लोग हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख के दे सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। इसमें सिद्धांत और ये वाली बातें तो करना भी आउटडेटेड सा लगता है कि हम बोले कि बड़े सिद्धांतिक राजनीति हो रही है और बड़ी आदर्शवादी राजनीति हो रही है। ये अब इन बातों का ना तो जनता भी बड़ी खुश होती है। मैंने एक तबका वो भी देखा है जो इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक है कि वो जैसे तैसे सरकार बना लेती है, वो तबका भी है। तो ये खेल हो सकते हैं, संभावनाएं बड़ी सारी हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल 8 तारीख के लिए ये है कि कौन किस नंबर पे रुकता है। खेल उसके बाद शुरू होंगे। अगर कहीं भी बीजेपी 25 को क्रॉस करती है तो बीजेपी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सरकार जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं उनको लेके वो फिर 30 तक पहुंच जाएगी।
और फिर कुछ निर्दलीय जम्मू से भी जीत रहे हैं, जैसे मैंने कहा। हाँ। तो वो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो निर्दलीय चाहे कांग्रेस से संबंध रखते हैं, वो कल वो बीजेपी के खेमे में बैठे हों। भाई वो कांग्रेस छोड़ ही चुके हैं, वो गुलाम नबी आजाद बिल्कुल के साथ गए, कभी कहीं नहीं, गए। छोड़ भी हाँ चुके हैं। और जैसे सतीश शर्मा का मामला है, जी सतीश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो जी। वो अगर कल को ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो बीजेपी के साथ जाने में उन्हें कोई परेशानी हाँ नहीं होनी उनका चाहिए। कोई कमिटमेंट उस तरह से तो है नहीं कि भाई बीजेपी के बिल्कुल साथ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये सारी संभावनाएं रहती हैं राजनीति में। ये हमारे देश की राजनीति की विडंबना है कि कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम नंबरों की बात करते हैं तो नंबर 8 तारीख को ही साफ होंगे कि कौन किस जगह बैठ रहा है। नंबर 8 तारीख को ही साफ हो गए। निगम जी, आपका कहना है कि किंग मेकर की भूमिका में पीडीपी रहेगी। आपके हिसाब बिल्कुल। से क्या नंबर्स रहने वाले हैं जिसमें पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? तो क्या आपको लगता है कौन से नंबर्स आप जो देख पा रहे हैं, जिसके आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? देखें, ऐसा है, अगर मैं पीडीपी की बात करूं, महबूबा जी को अक्सर ये देखा गया कि बड़ी अच्छी राजनेता हैं, बड़े अच्छे उन्होंने समीकरण बदले हैं वक्तन बवक्त। उनके पिताजी ने भी यही किया, बट कहीं ना वो रिजीम को फॉलो करती हैं। जैसे अभी मन्नू जी ने बताया कि उन्होंने बोला जी मैं कार्यक्रम रद्द करूंगा, महबूबा जी ने भी कर दिए। वो हाँ रिजीम मतलब जो एक पब्लिक सेंटिमेंट जिस ओर होता है वो उस तरफ चली जाती हैं। आज जो पब्लिक सेंटिमेंट था, अगर हम खेल के साथ जोड़े, कई बार जैसे आपके बिहार में, झारखंड बिहार में खेला बोला जाता है, खेला तो हाँ आप जम्मू कश्मीर में भी होगा। हाँ। वो खेला नहीं तो क्या वही होगा? मैं समझना चाहता हूँ, खेला का आधार क्या है? आपको क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपको, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स के नंबर्स हैं उनसे यदि, और महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, अगर दोनों को जोड़ करके देखें तो ऐसा लग रहा है खेला की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास नहीं बच रही है। बशर्ते भारतीय जनता पार्टी इन सबको झुटला करके 30 से ऊपर उसके नंबर्स हो जाएं, तब तो फिर 30 से ऊपर नंबर होने का मतलब ये हो गया कि जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में आ जाएगी। और बुरी स्थिति में आने का मतलब कि वो लोग भी 47 के दम पर चुनाव सरकार नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के नंबर्स के ऊपर। अगर जी, हम अपने इंडिविजुअल नंबर गिने तो शायद मैं मैं एग्जिट आपके पोल के, इंडिविजुअल नंबर्स जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से देखो, समीकरण कैसे तय किए जाते हैं, लोगों से बातचीत करके। जी मेरे जी। एक दोस्त मेरे एक दोस्त जिनको मैं डे वन से बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता, जहाँ कट्टर वर्कर, जहाँ एक सपोर्टर मानता था, जब वो जी वोट दे के आए तो यारी दोस्ती के नाते हमने उनसे पूछ लिया, अब तो ईमानदारी से बता दो ना, फूल पे डाला है? कहता नहीं। इस बार जब मैं अंदर गया हूं तो मुझे पिछले 10 साल याद आए कि पिछले 10 सालों में हमें क्या मिला। तो वो देखते हुए मैं नंबर दूसरा ही दबा के आया। वो जम्मू ईस्ट से थे, कहते जी मैंने 5 नंबर दबा दिया वहां पे। जो शुरू से कभी कभी भी हम दोस्तों में, हम हाँ, आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी बीजेपी के खिलाफ लिखना मतलब आप उसी समय एंटी नेशनल हो जाते हैं। वो जी सबसे आगे होते थे हमें एंटी नेशनल डिक्लेयर करने में, यदि हम कभी बीजेपी के खिलाफ, जबकि हम किसी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी के साथ ना कभी गए ना कभी आए। बट जी। यहाँ मैं एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर उस तरह के 20% लोग भी जम्मू खित्ते से निकले तो बीजेपी के समीकरण बदल जाएंगे, इससे तब भी तो नीचे बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो जाएगा फिर तो। वो खुद ही उस खेले में फंस जाएंगे जैसे वो हाँ, कर्नाटक में फंसे। फिर तो कुछ लोग जो बात कह रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बराबर सीटें मिलने वाली हैं, तो हो सकता है वही चीज हो जाए। और हरियाणा में वही सब हो लोग जाए। मानते हैं ये 20 के आसपास सीटें आएगी। अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, जी 2014 के एग्जिट पोल की बात करें, अभी एमपी इलेक्शन के एग्जिट पोल की बात करें, या एमपी इलेक्शन के दौरान जो सेंटिमेंट्स थे कि वो भी बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे थे, पर बाद में वो उनके हक में चले गए। तो उस हिसाब से जो मेरा पर्सनल, ये मेरी जाति है कि 20 क्रॉस करना बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा, अगर उस तरह के लोग जो उनके कट्टर रहे हमेशा, वो अगर 10% भी दाएं बाएं चलेंगे। नंबर वन। नंबर दो, खेल की बात अगर आई है, खेल में हम जो जिसे बोला जाता है आर्क राइवल, चीर प्रतिद्वंदी, वो इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया रहे हमेशा। जी। बट यहाँ पे आर्क राइवल्स अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कभी जी पीडीपी बीजेपी आर्क राइवल नहीं रहे, कभी एनसी बीजेपी आर्क राइवल नहीं रहे। वो जी। एनसी और पीडीपी। आज मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था महबूबा जी का बयान।
कि हम उसके साथ जाएंगे। जिधर से मैंने फटाफट क्विकली मेरे दिमाग में आया कि ये हमारी जो राजनेता है जम्मू कश्मीर की, ये उस तरफ चली जाती है जिधर रजीम जाती है। तो हो सकता है जब इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हो तो महबूबा जी के बयान बदल जाए। जहां तक फारूक अब्दुल्ला, यस, लोगों में, आम पब्लिक में ये भी एक धारणा इस समय बनी हुई है कि हो सकता है बाद में कोई एनफोर्समेंट खेला खेल ले। वो भी खेलती है इलेक्शन में। फारूक साहब ऑलरेडी, उनके खिलाफ क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर उन पे इल्जाम भी लगे हैं, उन्होंने भी अपनी जान बचानी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हश्र जनता का खराब होता है। जो राजनेता ये वादा करके जाता है कि मैं स्टेटहुड दिलवाऊंगा, बाद में वो अगर उस पार्टी के साथ चला जाता है जिसने स्टेटहुड छीनी है, और जिन्होंने छीनी है आज अगर वो बोलते हैं हम आपकी स्टेटहुड वापस लाएंगे, मैं माफी चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सिरे से जनता को धोखा देने की बात करते हैं। स्टेटहुड का मतलब वापस क्या आना? आपने एक बाजू काट दी हमारी लद्दाख हमसे, तो आज आप बात करेंगे हम वापस क्या लद्दाख को वापस ले आएंगे उस स्टेटहुड में? नहीं। तो आपने कुछ हमारे अंग कम करके हमें बोला कि अब आप बैसाखियों के सहारे चलो। तो मैं ये एक यही बात थी कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी या इस तरह के लोग यही कहते थे कि देश में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसे दल बदलू कानून बोला जाता है, वो कानून भी अगर आप पढ़े तो बहुत गलत है। एक नेता जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से जीत के आता है, वो सत्ताधारी पार्टी 6 महीने के अंदर नहीं छोड़ सकता, बट वो विपक्ष विपक्ष होके सत्ताधारी को ज्वाइन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने फायदे के लिए चीजें बनी हुई हैं, ये जनता के फायदे के लिए चीजें नहीं है, मेरा ये मानना है। बाकी मन्नू जी ज्यादा आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, आपने बहुत 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 दिलचस्प बातें बताई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कि इसमें तो जनता खेला कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो आप कह रहे हैं। जनता को एक शिकायत करने का अधिकार दें तो खेला इनका हो जाएगा। जिस दिन तो जनता को ये आ गया कि ये मेरे वोट था जी, चुनाव तो वो एक मौका था ना शिकायत करने का कि कोई देख नहीं रहा है किसको वोट जाएगा। आज अगर चुनाव के 4 दिन के बाद अगर वो उनके साथ खेल जाए तो उसके खिलाफ जनता के पास राइट होना चाहिए, वो कहीं कंप्लेंट करे उस कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन जो मेरे सेंटिमेंट के साथ खेल के मुझसे वोट लिया और आज उसी पार्टी के साथ उसने हाथ जोड़ लिया जो हमारे साथ नहीं थी। अगर मैं जम्मू की बात करूं जी, जम्मू की बात मन्नू जी बेटर जानते हैं 2014, 15, 16 में क्या हुआ, हमें इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जो 2008 में जम्मू ने झेला जी, वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू एयरपोर्ट पे जम्मू के खिलाफ बयान देती हैं और उमर अब्दुल्ला भी उसी तरह का बयान देते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, बाद में हमने उनको भी एक्सेप्ट किया एज ए हिंदू या मुस्लिम नहीं, एज ए जम्मूआइट जी। उस समय मैं अमरनाथ लैंड रो की बात कर रहा हूँ। बाद में वही लोग हमारे ऊपर अगर बैठे हैं, तो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, जनता के विचार, जनता की क्वालिफिकेशन, जनता की सोच भी आज उस नेता के साथ रिलीजन या रीजनलिज्म के नाम पे बदलनी नहीं चाहिए थी। अगर वो बदल जाती है तो आज की मैं बोलूंगा, फिर मैं किसी को यहां बैठ के ये तो नहीं मैं बोल सकता हर बंदा धोखेबाज है, बट यस, कभी ना कभी सेंटिमेंट हमारे भाषणों से इंप्रेस हो जाते हैं जी। मैं जनता की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। 2007 की जो बात आपने की, जो 8 की तौर पे सोनमर्ग की जमीन का जो मामला था, सोनमर्ग की जमीन का मामला था, जो अमरनाथ यात्रा बोर्ड को जो जमीन दी जा रही थी, उसको लेकर के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी उनके साथ थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसके खिलाफ बयान दिया था। मेरी उस समय मुफ्ती साहब से बात हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुफ्ती साहब से मेरे एक अलग तरह के संबंध थे, मनु जी जानते हैं। तो मुफ्ती साहब से बात हुई, मुफ्ती साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा छापने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके, मैंने कहीं उसे दिया भी नहीं, क्योंकि मैं उस समय इंदौर में भास्कर का संपादक था और मैं कुछ स्पेशल निकालना चाहता था उस मामले पर। तो मुफ्ती साहब ने जो बताया, उन्होंने कह दिया कि इसे छापना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं। उन्होंने ये बताया कि हमने इसलिए ये क्योंकि मैंने उनसे कहा कि कानून मंत्री आपका, मंत्रालय आपका, जो कानून तैयार किया वो आपकी पार्टी ने तैयार किया, अब जब उस पर हल्ला मच रहा है तो आप सरकार आजाद के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो मुफ्ती, और उस समय आपको याद होगा सैयद अली शाह गिलानी ने जबरदस्त ढंग से उस इशू को उठा दिया था। तो मुफ्ती साहब ने जो मुझसे कहा, मैं 2-3 बार बीच में कह चुका हूं, बाद में मुफ्ती साहब के न रहने के बाद,
और लिख भी चुका हूं। मुफ्ती साहब ने कहा कि तिवारी साहब बोलते थे मुझको, उन्होंने कहा तिवारी साहब, देश किसी भी पॉलिटिक्स से बड़ा होता है और मैं नहीं चाहता हूं ये मुद्दा अलगाववादियों के हाथ में जाए, सरकार चली जाएगी। ये बात मुफ्ती साहब ने कही थी। लोग भरोसा नहीं करेंगे कि मुफ्ती साहब इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा। और ऐसे और भी इंसिडेंट्स हैं जिन पर मेरी उनसे, जब मनु जी को उस बात का पूरा अंदाजा होगा 2002 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके बाद याद होगा आपको कि डल में जितने हाउस बोट्स हैं उनके बिजली बिल भिजवा दिए गए थे, और उसको लेकर के चूंकि 89 या 90 के बाद से उनको बिजली बिल उन लोगों ने नहीं भरे थे, तो उनके जो बिल थे उसको लेकर के जबरदस्त ढंग से प्रदर्शन शुरू हुए। डल में भी प्रदर्शन हुए और सड़क पे भी, रेजिडेंसी रोड पूरी एक जुलूस निकला था जिसको शब्बीर शाह जिसको लीड कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उसी दौरान उसके 1-2 दिन के बाद श्रीनगर गया। श्रीनगर जाता था तो मैं जरूर मिलता था मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब से मिलने गया तो मुफ्ती साहब से यही हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपके खिलाफ देखिए क्या सब कहानी चल रही है। तो उन्होंने जानते क्या कहा, मैं ये समझना जरूरी है कि मुफ्ती साहब कैसे पॉलिटिशियन थे। उन्होंने कहा तिवारी साहब, ये जो नेल्सन मंडेला बना घूम रहा है, यही शब्द थे उनके शब्बीर शाह के लिए। आज बिजली बिल माफ कराने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद से मांग कर रहा है, ये नेल्सन मंडेला अपने को कहता है ये आदमी। तो उन्होंने कहा यही तो सरकार का इकबाल है और सरकार की ताकत जो मैं महसूस कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं बिल माफ नहीं करूंगा, भले 200 रुपए से पर सेटल हो, लेकिन सबसे मैं पैसा लूंगा। और हुआ यही था, मुझे जहां तक याद है यही हुआ था, वन टाइम सेटलमेंट हुआ था। लेकिन तो खैर वो अलग तरह, मैं पुरानी बातों में चला गया, फिर से हम इस पे आते हैं। आपने जो बात कही वो बहुत ही दिलचस्प बात है। दरअसल अब जो बात आप पहले कह रहे थे, मैं मनु जी के पास आऊंगा, जो बात आप पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महबूबा मुफ्ती आ सकती हैं, भले आज उन्होंने कुछ भी बयान दिया हो, लेकिन अगर वो 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी टिक जाती है तो महबूबा मुफ्ती क्या करेंगी आकर के, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगा? मनु जी आप कैसे देखते हैं इस चीज? शायद कुछ कहना चाहते हैं जी निगम जी। जी नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात के ऊपर एक लाइन ऐड करना चाहता था। जब बात सत्ता की आती है तो वोटर्स के साथ धोखा हो जाता है। ये चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है? मैं जो बात निगम जी कह रहा हूं वो आपने कहा कि जो आपने अपना अनुभव शेयर किया, आपने अपने मित्र का अनुभव शेयर किया और आपने कहा अगर वैसा हो गया तो 20 सीटों पर टिक सकती है भारतीय जनता पार्टी। अगर 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी टिकती है, एक बार में बात, और पीडीपी की ये स्थिति नहीं है कि वो कश्मीर में दहाई का अंक क्रॉस कर लेगी, ये स्थिति पीडीपी की नहीं है। मान लीजिए वो 10 सीटें ले आती है तो भी भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटों की जरूरत होगी वो सीटें तो कहीं दिखाई नहीं देती। मैं सिर्फ लास्ट लाइन जो ऐड उसमें करना चाहता था, आज हमारे नेता बेझिझक होके इलेक्शन जीतने के बाद डिसीजन मेकर बन जाते हैं। मैं किंग मेकर नहीं कहूंगा, डिसीजन मेकर बन जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो प्रावधान, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि मतदाता भी राजनेता के खिलाफ शिकायत कर सकता है। जी, मैं जब मिलूंगा आपको एग्जांपल दूंगा। एक आम आदमी थोड़ी सी गलती करता है तो राजनेता उसको जेल में भिजवाने का ताकत रखता है, लेकिन एक राजनेता जब कुछ करता है, मतदाता के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। ये गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पब्लिक तो बोला जाता है, बट पब्लिक के पास कोई राइट नहीं रहता है उस नेता के खिलाफ कोई शिकायत भी कर पाए जब तक ये चीज। और अगर आप बाहर मुल्कों के मुकाबले में देखें, ये राइट्स हैं, वोटर्स के पास ये राइट परमानेंट है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसी भी इलाके के वोटर ने अगर वोट एक पर्टिकुलर रजीम या एक पर्टिकुलर प्रॉमिस के हक में दिया है, जब उसके साथ वो दगा होता है, वोटर के पास शिकायत करने का राइट तो कम से कम होना चाहिए। फैसला अदालतें नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो एक अलग बहस है, वो बिल्कुल अलग बहस है जो कहीं ना कहीं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा वन नेशन वन इलेक्शन से भी जुड़ती है वो बहस। जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो एक अलग इश्यू है, उस पर किसी दिन बात कर लेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जो नंबर्स किस तरह के होंगे और गवर्नमेंट फॉर्मेशन की क्या स्थिति बन रही है, इस पर बात कर रहे थे।
तो मुझे मनु जी लगता आपके है पास मनु जी के अकॉर्डिंग जो पार्टी 28 को छू जाएगी वो सरकार बना लेगी। 28 पार। जी। 28 पार। मैं नहीं, वो तो बड़ा मैजिकल नंबर है, मनु जी ने बहुत सही आइडेंटिफाई किया है। लेकिन मैं एक चीज बताएं आपको, 2002 में वो पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी हाँ, जिसने 28 को छुआ था। मैं तिवारी जी आपका सवाल पे आने से पहले जो निगम जी ने बातें बोली, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और ये जम्मू कश्मीर के संदर्भ से बोली गई हैं। हमें इनकी भी बातों को बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल जो बिल्कुल। ये जो इन्होंने बात बोली कि बीजेपी के खिलाफ इनके एक मित्र ने वोट डाला जो बड़े करीबी हैं, ऐसे ऐसे वाकई इस बार बड़े सारे ऐसी बातें सुनने को आई हैं। गाए बगाए लोगों ने चर्चा भी की है कि बीजेपी जिन इलाकों में बड़ी मजबूत मानी जाती थी वहां पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बड़ी हैरानगी वाली बात है, जैसे जम्मू शहर का जो पुराना हिस्सा इलाका है वहां पे बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और ये जो बात बताई निगम जी ने, मुझे तो एक दो लोग जम्मू से बता रहे थे मनु जी कि अजय सडोत्रा भी जीत सकते हैं। अगर अजय बिल्कुल सडोत्रा जीत सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बड़ी कांटे की टक्कर दी है, इसमें हाँ। कोई शक ही नहीं। जी जी। तो मैं ये बिल्कुल सही है कि अब ये तो 8 तारीख को साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं शिकायतें, नाराजगियां बीजेपी को लेके बहुत ज्यादा थी। दरबार मूव को लेके कारोबारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। निगम जी जम्मू शहर के हाँ, बड़े दरबार मूव वाला मुद्दा जो है उतनी तेजी से नहीं उठा, हालांकि बिल्कुल। कांग्रेस के एक दो मैं नेताओं मैं को मैंने सुना बाद में मैं लेकिन मैं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी निगम जी बड़े शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, ये जानते हैं कि किस तरह से दरबार मूव ने हर छोटे बड़े आदमी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। चाहे जी वो ऑटो वाला है, चाहे वो किराने वाला है, चाहे वो कपड़े वाला है, और चाहे वो बड़ा होटल वाला है। तो वो जी उस चीज ने पूरे जम्मू शहर की, जम्मू जिले की इकोनॉमी, और मैं तो कहूँगा पूरे जम्मू रीजन की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। लेकिन जी बड़े अफसोस की बात है कि जो कांग्रेस ने उस ढंग से इस मुद्दे को नहीं उठाया। जैसे हम बड़ी बार इस कांग्रेस की वर्किंग पे बात कर चुके हैं जी आपके मंच से, कि जी कांग्रेस ने इस चुनाव को बड़ा हल्के में लिया, बड़े बड़े अधूरे मन से जो चुनाव लड़ा। और उमर अब्दुल्ला को मजबूर होकर ये बोलना भी पड़ा कि कांग्रेस को जम्मू क्षेत्र में अपना फोकस फोकस करना करना चाहिए। चाहिए। और विशेषकर उन्होंने जिक्र किया कि प्लेन इलाकों का, प्लेन इलाके में यही इलाके आते हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और सांबा। हिंदू बहुल सीटें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जी कांग्रेस ने यहाँ पे मेहनत की होती तो इसमें कोई शक नहीं, जो जिस बात का जिक्र किया निगम जी ने, कि खाली इनका एक मित्र नहीं, फिर इनके सैकड़ों मित्र ऐसे होते कि जो कहते कि हमने वोट किसको डाला। क्योंकि कांग्रेस ने वो विकल्प बनने की कोशिश ही नहीं की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे अनमने ढंग से चुनाव लड़ा कि लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाई। और जहां जहां पहुंचने की कोशिश की वहां के परिणाम 8 तारीख को सामने आ जाएंगे। अगर कांग्रेस ने ये चुनाव ठीक ढंग से लड़ा होता तो मेरा मानना है तिवारी जी कि 20 तक कांग्रेस जा सकती थी। और इस जो जिसे हम हिंदू बेल्ट बोलते हैं, वहां पे कांग्रेस ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन कर सकने की स्थिति में थी। अब क्या 8 कांग्रेस तारीख को, में आप याद करिए 2002 में कांग्रेस को जम्मू से 16 सीटें क्यों मिली थी। बिल्कुल वो इस बिल्कुल वजह से मिली थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जम्मू का एक नेता गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बिल्कुल। और और मैं इस बात को इसलिए और ज्यादा कहता हूं कि मैं जहां रहता था न्यू रिहाड़ी कॉलोनी में, तो वहां जहां से हम राशन पानी लेते थे, वो दुकान वाला बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद वाला आदमी था। वो जानता था कि मैं अमर उजाला का यहाँ अमर उजाला हेड करता हूं। तो उसने इलेक्शन के बाद जब ये सब कहानी चल रही थी, नतीजे आ गए थे, तो तब आपको याद होगा कि ये जो है जुगल जुगल जो है, ये नगरोटा से निर्दलीय चुनाव जीते थे। बिल्कुल बीजेपी का समर्थन था लेकिन निर्दलीय जीते थे। तो ए, उस ए, आदमी का ये कहना था कि, और बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, नहीं, कि एक उस एक आदमी सीट का आई ये थी। कहना था, उस आदमी का ये कहना था कि अगर बीजेपी को और जुगल को समर्थन करना पड़े कांग्रेस को तो कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू का बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल। मैं उसी बात ये फीलिंग्स थी उस समय। मैं वही आ रहा हूँ। तो जमीन कांग्रेस ने खुद छोड़ी है। अगर आप जी 2008 का चुनाव देखें तो बीजेपी अमरनाथ लैंड रॉ की बात की आपने, निगम जी ने की,
उस इतने बड़े आंदोलन के बाद जिसमें पूरा पोलराइजेशन हो गया था, कश्मीर और जम्मू में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी उस आंदोलन की वजह से, उसके बावजूद बीजेपी सिर्फ 11 सीटें जीत पाई थी 2008 में। तो कांग्रेस ने धीरे धीरे जम्मू जो खित्ता है, विशेषकर जो हिंदू इलाका है, वहां पे अपने आप को समेट लिया है। वो जमीन पे बीजेपी को सौंप दी है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे, कांग्रेस ने खुद छोड़ दी वो जमीन, क्योंकि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता कहीं ना कहीं कश्मीर रही, जो कि राजनीतिक रूप से मैं तो कहूँगा एक सुसाइडल था। क्योंकि आप सीटें जम्मू खित्ते से जीतते हैं, चाहे वो मुस्लिम इलाके हों, जैसे पीर पंचाल हो, डोडा किश्तवाड़ इलाका हो, या प्लेन्स हो, तो आपने खुद ही वो चीजें छोड़ दी, खुद ही वो जमीन छोड़ दी। कश्मीर में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जमीन अब बची नहीं है। बची दो बड़ी पार्टियां वहां पे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ठीक ठाक उनका आधार है। उसके अलावा छोटे दल हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अब तो इंजीनियर राशिद भी आ गए। तो कांग्रेस के लिए वहां बचा क्या है? तो मुझे ये आज तक कांग्रेस के जो नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों वो जम्मू के ऊपर फोकस नहीं करते। क्योंकि जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है जी। तो ये इस चुनाव में भी हमें देखने को मिला कि अगर कांग्रेस ने मेहनत की होती तो जो जिस तरफ इशारा किया निगम जी ने, तो वो चीजें काफी और बदल सकती थी जी। एक सवाल हमारे एक दर्शक ने किया है, वो सवाल मैं स्क्रीन पे लाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी 2 साल में सरकार गिराकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेके में खत्म करके पीडीपी वाला हाल कर देगी। अब इसमें दोनों चीजें छिपी हुई हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जाएगी बीजेपी के साथ, क्या पीडीपी भी जाएगी दोबारा। मुझे जो लगता है, ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे तो मैं पहले अपना बता देता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि जो स्थितियां हैं उसमें ना तो पीडीपी बीजेपी का सपोर्ट करेगी और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाने की स्थिति में आज की तारीख में है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 30 के आसपास आ जाएं कुल मिलाकर के, तो पीडीपी के एमएलए बिक जाएं, वो टूट जाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बिक जाएं, यह संभव है। लेकिन यह संभव नहीं है पार्टी के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे सके। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है। जी मनोज जी। वही बात आ गई फिर, संभावनाओं का खेल है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसी के पास भी बहुमत नहीं आता और आंकड़े इस तरह के बैठते हैं कि बीजेपी भी उस पोजीशन में पहुंच जाती है कि वो सरकार बना सके, हाँ, तो फिर राज्य हित में लोग कर लेते हैं, फिर राज्य हित में सब कुछ कर देते हैं। लेकिन तिवारी जी, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। इसमें फिर वही होगा कि हमें फिर उपराज्यपाल के शासन में ही रहना पड़ेगा और इसमें 2-3-4 महीने लग सकते हैं फिर सरकार के गठन में। फिर जो जोड़ तोड़ वाली बात निगम जी ने बोली थी, उस जोड़ तोड़ के लिए सरकार को भी समय चाहिए, केंद्र सरकार को, बीजेपी को। तो उसके लिए फिर कम से कम हमें 3-4-5 महीने इंतजार करना पड़ेगा एक लोकप्रिय सरकार का। जी, मेरा तो यह मानना है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई ऐसा फटाफट वाला मामला नहीं है कि आज 8 तारीख को परिणाम आते हैं। याद होगा आपको 2002 में 1 महीना लगा था सरकार बनने में, जबकि दोनों 7 पार्टियां थी, साथ ही थी दोनों पार्टियां। हालांकि उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी। आज की परिस्थिति में अगर कश्मीर से कुछ निर्दलीय भी जुड़ना चाहेंगे बीजेपी के साथ, तो उनको भी समय चाहिए। और जो जोड़ तोड़, जो भी खेल होगा, जो भी खेला होगा, उसके लिए मुझे लगता है फिर 3-4-5 महीने में इंतजार करना पड़ेगा। जी निगम जी। देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा मैं अगर करेक्ट करना चाहूँ, जो आपके दर्शक हैं जिन्होंने किया, इस बार फैसला फारूक अब्दुल्ला नहीं ले पाएंगे कोई भी, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिया है ना, वो जमीन से जुड़े हुए नेता को दिया है, जो कहीं ना कहीं छवि उमर अब्दुल्ला की कश्मीर में है जी। खासकर कश्मीर ने जब 2014 में 16 में जब 14 में फ्लड्स देखे, 16 में बुरहान वानी का असैसिनेशन जब हुआ, उस दौरान जो भी चीजें, उमर अब्दुल्ला एक ऐसे लीडर थे जो कश्मीर में बिल्कुल जमीन के साथ जुड़े रहे। मैं खुद गवाह हूं, जब कश्मीर में बाढ़ आई, उनको मैंने खुद इतने पानी में देखा
जब पुलिस भी रोड्स पे नहीं थी, उमर अब्दुल्ला लोगों को इशारों से बता रहे थे कि इस ओर जाइए, यहाँ पानी कम है। नंबर एक। दूसरा, मन्नू जी की बातें सुन पे मेरा एक दिल कर रहा था एक जवाब देने का। जब मन्नू जी ने बोला कांग्रेस के लिए जमीन बची नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ही कौन सा बचा है, जमीन की तो बात ही दूर है। कांग्रेस मतलब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का नाम था जी। जब वो नेता ही कांग्रेस में नहीं रहे, जब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ एक पूरी की पूरी टीम निकल के आ गई, बाद में चाहे इधर उधर आई, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके कारण कांग्रेस शायद वो दिमाग जो जिन्हें बोला चाणक्य नीति वाले लोग ही नहीं रहे कांग्रेस में। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मन्नू जी ने बोली, हमारे जो लीडर हैं, खासकर जम्मू के जो कांग्रेस लीडर हैं, वो फोकस नहीं कर पाए लोगों को। एक्चुअली अगर हकीकत देखी जाए कि जब घर के जो सरबराह होते हैं, जो मेन सदस्य होते हैं, जो जब बाहर चले जाएं तो लीडर उस लेवल पे रहते ही नहीं है। तो कांग्रेस में लीडरशिप की कमी दिखी सबसे बड़ी। अब चूंकि रांची से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके यहाँ के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो भी जम्मू कश्मीर के नेता हैं अब वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ भी चुनाव का समय है और यहाँ के प्रभारी 1 महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे और लड़वा रहे थे, खुद तो लड़ ही रहे थे, लड़वा रहे थे। जी जी जी। वो मीर साहब, मन्नू जी को शायद पता भी होगा, गुलाम अहमद मीर। जी जी, गुलाम अहमद मीर। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी कमी जो रहती है वो ये रहती है कि सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ओवरऑल फेलियर की तरफ गई है। इसमें मैं मन्नू जी के साथ 100% एग्री करता हूँ। तीसरा भाई, लास्ट में अगर आप मेरे एक चीज और जोड़ दूं मैं, आप आगे बढ़िएगा। यहाँ 15 दिन तक यहाँ के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर को जितवाने के लिए डूरू में पड़े हुए थे, जो झारखंड के थे, अपना सब छोड़ करके। जी, आपके जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे तो मैंने मीर साहब को अक्सर यहीं रांची में मिला। मैं कई बार मैं आता रहता हूँ काम के सिलसिले में, चूंकि रांची का मौसम और जम्मू के मौसम में कोई खास अंतर है भी नहीं। हाँ हाँ, जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तीसरी जो नंबर्स की गेम इस समय चल रही है, कहीं ना कहीं ये जो स्टीक जो नंबरिंग आ रही है, उसमें प्लस माइनस होने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है पलड़ा जो वो है एनसी का भारी होता दिखाई दे रहा है। जी, पलड़ा एनसी का भारी होता दिखाई दे रहा है, भारी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एनसी जो बात आप और कह रहे हैं है उसमें भी वाकई दम है। जो आप कह रहे हैं कि लोग किसी को वोट दे, किसी इशू पर वोट दे करके आते हैं, और जो नेता उन वोटों से चुन के आते हैं वो मतदाताओं के साथ धोखेबाजी कर देते हैं, तो इसकी संभावना तो हर जगह रहती। मनु जी, आखिर में आपके पास अंतिम टिप्पणी के लिए 8 तारीख को हम लोग किस चीज की उम्मीद करें? परसों 8 तारीख है, परसों फिर हम लोग मिलेंगे तब बात करेंगे, लेकिन आज हम क्या उम्मीद करें कि जम्मू कश्मीर देश को क्या मैसेज देने वाला है? देखिए, 8 तारीख को जो मुझे जो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, जैसा निगम जी ने भी कहा, और कांग्रेस फिर मैं वही बोलूँगा 10 से 12 सीटों पे, और बीजेपी 20-22 बल 25 तक टच कर सकती है जी। अब इसमें सवाल वही, प्रश्न चिन्ह वही आके लगता है कि निर्दलीय कितने जीतते हैं, कितने जम्मू से जीतते हैं और कितने कश्मीर घाटी से जीतते हैं, क्योंकि निर्दलियों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बंदिश नहीं रहेगी कि किस तरफ वो जाते हैं। खास करके जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो जोड़ तोड़ उसी दिन हमें दिखने को मिलेगा किस तरफ हवा चलेगी। तो लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जो आपने बोले कि देश को क्या मैसेज गया, सबसे बड़ी बात कि मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में भी और अभी इस चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और लोगों ने दिल खोल के अपना मत व्यक्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिसने अंधकार के दौर से वो बाहर निकला है, जितनी मिलिटेंसी और जिस तरह के खराब हालात रहे हैं, जिसमें 96, 2002, 2008 और 2014 के चुनाव हुए, उसमें आज 2024 के दोनों चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो एक अंधी गुफा में घुसा हुआ था प्रदेश, उससे बाहर निकल आया। और आज किसी भी अन्य प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। निगम जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो
1 मिनट 2 मिनट में। देखिए, बड़ी शॉर्टकट बात करूंगा। पहली बात तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हालात अभी जम्मू कश्मीर के हैं, अगर इस लेवल का कंट्रोल जो पिछले 2 सालों में देखा गया ये बना रहे, परमात्मा करे। राजनीति इन चीजों में नहीं कभी सुनने को मिलेगी, इसमें भी राजनीति हुई है, ये तो पहली हमारी प्रार्थना रहेगी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आ रही है, मुझे नहीं लगता किसी तरह से बीजेपी यहाँ खेला खेल पाएगी। अभी तक के अपने जो रुझान, ये अपने एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस में देख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खेल यहाँ पे हो सकता है वो ये हो सकता है, पीडीपी किस ओर करवट ले ले। कहीं अगर बीजेपी 4 सीटें फालतू लेगी और 5 जो आप कह रहे हैं जो नॉमिनेटेड भी आएंगे, तो वहां पीडीपी की भूमिका पे शक रहेगा हमें। बाकी मुझे नहीं लगता एनसी या कांग्रेस में इस बार जो थोड़ा बहुत बचा है, जहाँ जिसके कारण उनको वोट मिले हैं, या ग्राउंड के ऊपर जिन उनको एक्सेप्ट किया गया, उस हिसाब से एनसी और कांग्रेस मुझे नहीं लगता अपने इस गठबंधन से बाहर निकल पाएंगी। जी, तो इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और 8 तारीख को पता चलेगा क्या नतीजे आएंगे, और तब फिर हम लोग मिलेंगे और उस पर बात करेंगे कि वो नतीजे किन वजहों से आए, किन इश्यूज की वजह से आए, और आगे जम्मू कश्मीर किस दिशा में जाएगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।